नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य तथा सिकंदर को देखा था। अब इसी के साथ साथ आज मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक तथा अशोक के शिलालेख के बारे में देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत चल रहा था। प्राचीन भारत में वैदिक काल पढ़ चुके हैं हम, महाजनपद काल पढ़ चुके हैं, धार्मिक आंदोलनों को पढ़ चुके हैं। उसके बाद मगध काल पढ़ चुके हैं। मगध काल के ही अंदर हमने सिकंदर के आक्रमण तथा ईरानी आक्रमण को पढ़ा था। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। आज हमारा मौर्य काल चलेगा तथा मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। चलिए वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो समय है 323 बीसी से 184 बीसी के मध्य। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ये पिछले हम वीडियो में देख चुके हैं। उसमें धनानंद की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त द्वारा तथा मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसकी जो जानकारी मिलती है इसके दो प्रकार के स्रोतों से मिलती है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इंडिका, अर्थशास्त्र, हेमचंद का परिशिष्ट, मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और रुद्रदामन या रुद्रदमा का अभिलेख शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्रोतों को देखते हैं। इंडिका जो है ना, इसकी रचना मेगस्थनीज ने की। मेगस्थनीज पहला यूनानी लेखक जिसने भारत का पूर्ण विवरण लिखा। जो मेगस्थनीज है ना, पहला यूनानी यात्री है जिसने भारत का पूर्ण विवरण लिखा हुआ है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज की मूल इंडिका मौजूद नहीं। जो मेगस्थनीज की मूल इंडिका है ना, वो इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन इंडिका के बारे में हमको पता कैसे लगता है, जो बाकी के और भी जो विदेशी यात्री भारत आते हैं ना, वो बताते हैं मेगस्थनीज की इंडिका में ऐसा लिखा था। मेगस्थनीज की जो इंडिका है ना, उसमें ऐसा लिखा था। उससे हमें इंडिका की पता लगता है कि इंडिका में ऐसा विवरण दिया होगा। अगला है अर्थशास्त्र। इसके चाणक्य माने जाते हैं रचयिता। अर्थशास्त्र की खोज श्याम शास्त्री ने की। जो अर्थशास्त्र है ना, उसकी खोज श्याम शास्त्री द्वारा की गई। अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु राजनीति है। यह पुस्तक 15 भागों में बटी हुई है। जो पुस्तक है ना, इसके टोटल 15 भाग हैं। मूल अर्थशास्त्र पुस्तक पर लेखक का नाम विष्णुगुप्त लिखा है, जिसे चाणक्य माना जाता है परंतु प्रमाणित नहीं है। जो विष्णुगुप्त है ना, उनको चाणक्य माना जाता है अर्थशास्त्र के लेखक, परंतु यह अभी तक प्रमाणित नहीं है, केवल अनुमान द्वारा ही माना जाता है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की गई है। जो मैकियावेली है ना, उनकी जो द प्रिंस पुस्तक है ना, उससे अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस के रहने वाले थे। उन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। जो मैकियावेली है ना, वो इटली के फ्लोरेंस में रहने वाले थे और इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। चलिए अगला, और हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्णन। हेमचंद्र चंद्रगुप्त मौर्य की देखरेख करने वाले गांव के मुखिया का पुत्र था। जो हेमचंद है ना, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य की देखरेख करते थे ना, उनका पुत्र था। इसने उनके बारे में वर्णन लिखा है। अगली है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की उनकी योजनाओं की चर्चा है, जिसने उन्होंने धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। जो मुद्रा राक्षस है ना, इसमें राक्षस अमात्य है धनानंद का, जिसके बारे में पूरी वर्णन किया गया है कि उसकी मुद्रा किस तरीके से काम करती है, उसका पैसा किस तरीके से काम करता है। इसीलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस रखा है, क्योंकि राक्षस अमात्य का नाम है और मुद्रा उसकी काम करती हमेशा, इसीलिए कहा गया है ना। और जो उसका प्रतिनायक है ना, वो राक्षस है और उसकी मुद्रा काम करती है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस रखा गया। इसका नायक चाणक्य तथा चंद्रगुप्त हैं। अन्य
अन्य में एशियाटिक सोसाइटी थी ना 1784 में, उसमें विलियम जोन्स जिसने सेंडोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। विदेशी साहित्यों से जो विलियम जोन्स थे ना, उन्होंने सेंडोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान की। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। जो जेम्स प्रिंसेप है ना, इन्होंने ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई। पहला राजा मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के संरक्षण में तक्षशिला में इनकी शिक्षा होती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद अपने विजय अभियानों की शुरुआत करते हैं। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती 323 ईसा पूर्व में, उसके बाद 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठते हैं। उस टाइम इनके विजय अभियान की शुरुआत होती है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना इकट्ठा की और भारत पर अधिकार कर लिया। जो जस्टिन महोदय है ना, वो ऐसा लिखते हैं अपनी किताब में कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना इकट्ठा की और भारत पर एकाधिकार कर लिया। 322 बीसी में धनानंद की हत्या कर गद्दी पर बैठा। धनानंद की पुत्री दुर्दशा से विवाह कर लिया, जो आगे चलकर बिंदुसार की माता बनेंगी। जो धनानंद की पुत्री थी ना दुर्धरा, उसे ये धनानंद की हत्या कर देता, उसके बाद दुर्दशा से शादी कर लेता है। 305 बीसी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। जो सेल्यूकस है ना, ये सिकंदर का सेनापति था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो आप जरूर देखें जाके। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, उसमें सेल्यूकस उसका सेनापति होता है। वो अब भारत पर अधिकार करना चाहता है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो राजा आम्बी वाला भाग था ना और राजा पोरस वाला, उस पर कब्जा कर लिया था चंद्रगुप्त ने। उसके बाद अब ये उस टाइम सेल्यूकस के या सिकंदर के अधीन था। अब यहाँ से युद्ध शुरुआत होता है। युद्ध के परिणाम में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और निम्न प्रकार की संधियां हुई। जो युद्ध का परिणाम होता है उसमें चंद्रगुप्त की विजय हो जाती है और संधि होती है। सेल्यूकस ने काबुल, कांधार, हेरात के प्रमुख हिस्से चंद्रगुप्त को दिए। अब चंद्रगुप्त की सीमा है वो ईरान तक पहुंच गई है। जो चंद्रगुप्त की सीमा है अब वो ईरान तक हो गई है, क्योंकि उन्होंने सेल्यूकस से कांधार, काबुल, हेरात जैसे हिस्से ले लिए हैं। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया जिसका नाम है, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया, परंतु यह एक शर्त थी, हेलेना का पुत्र जो होगा वो गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। जो हेलेना का पुत्र होगा ना, वो गद्दी का कोई अधिकारी नहीं होगा। इस शर्त पे उसके साथ शादी होती है। मेगस्थनी नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया गया। चंद्रगुप्त ने भेंट में 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। जब शादी विवाह प्रस्ताव हुआ ना, उस समय चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट के रूप में 500 हाथी उपहार में दिए। चलिए और आगे देखते हैं। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस व जस्टिन ने सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया। जो जस्टिन महोदय ना, उन्होंने सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त को संबोधित किया और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत, गुजरात पर विजय प्राप्त की और रुद्रदमा या रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यहाँ के प्रांतपति पुष्य जो प्रांतपति थे ना, पुष्यगुप्त के निर्देशन में होता है। जो यहाँ पे सुदर्शन झील है ना, वो चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई जाती है। पहले इस पर अधिकार किया जाता है। यहाँ पे प्रांतपति पुष्यगुप्त को बनाया जाता है, उनके निर्देशन में सुदर्शन झील बनती है। अपने जीवन के अंतिम समय में राजकीय कार्यों से संन्यास ले लिया और गुरु किसको बनाया? भद्रबाहु, जो हमने जैन काल में पढ़ा था भद्रबाहु को। उनको आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें जैन धर्म में जाके। वो गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर में श्रवण बेलगोला में गए, जहां अपने गुरु की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जो ये संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे, ये बहुत ही जटिल है। बिना खाना खाए पिए तथा अपने सारे बालों को तोड़ना तथा नग्न रहना, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और संलेखना विधि, इसके द्वारा चंद्रगुप्त अपने प्राण त्याग देते। उस टाइम जो कर्नाटक का श्रवण बेलगोला है ना, वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा नहीं थी। आगे पहुंच जाएगी जब अशोक आएंगे। बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में अमित्रोचेटस तथा भारतीय स्रोतों में अमित्रघात, शत्रुभेदी, सिंहसेन
उसके बाद अजातशत्रु, बारिशार और अमित्रखाद, शत्रुवच्छी जिसे कहा गया, और मद्रसार कहा गया। ये इसके नाम है। फिर से देख लीजिए आप। बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में अमित्रोचेटस तथा भारतीय स्रोतों में अमित्रघात, शत्रुभेदी, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, बारिशार, अमित्रखाद और शत्रुवच्छी ये उपाधियां दी गई हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। जो राजकुमार अशोक थे ना, उस टाइम उज्जैन में नियुक्त थे। उसके बाद इन्हें वहां पे तक्षशिला में विद्रोह होता है, वो दबाने के लिए भेजा जाता है। सीरिया के शासक ने अपने राजदूत डायमैक्स को इनके दरबार में भेजा। जो सीरिया के शासक थे ना, उनका राजदूत डायमैक्स होता है, वो इनके दरबार में भेजा जाता है। और क्या मांगे होती हैं इनकी, सुनिएगा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट दार्शनिक को भेजने की मांग सीरिया के शासक ने की। सीरिया के शासक से की सीरिया के शासक ने 2 वस्तुएं भेज दी और दार्शनिक के विषय में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार इसकी बिक्री नहीं हो सकती। जो यूनानी कानून था उसमें मनुष्यों की क्रय बिक्री के लिए प्रतिबंध था, इसलिए वहाँ पे साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। तो सूखी अंजीर मदिरा भिजवा दी और बोल दिया दार्शनिक का क्रय विक्रय यूनानी कानून के अंतर्गत नहीं होता। जो बिंदुसार था ना, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हमने पीछे देखा था ना, जो आजीवक संप्रदाय है धार्मिक आंदोलन में, उसी का ये अनुयायी था। चलिए आगे अगला हमारा राजा है अशोक। अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। यूनानी स्रोतों में अशोक की कोई चर्चा नहीं। जो यूनानी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत, उसमें बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा मिलती है, पर अशोक की कोई चर्चा नहीं मिलती है। साहित्यिक स्रोतों अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी का आधार है। जो साहित्यिक स्रोत है ना, वही अशोक के प्रारंभिक जीवन का जानकारी का स्रोत है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ये अशोक है ना, इसने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी तथा अपने स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। राजा बनने के 8 वर्षों के बाद कलिंग पर आक्रमण करके भीषण नरसंहार करता है। यह अशोक है ना, ये कलिंग पर आक्रमण करता है तथा भीषण नरसंहार करता है। इसी तरीके से तक्षशिला में भी भीषण नरसंहार किया था। जब ये युवराज था, इसने बहुत ज्यादा वहां पर नरसंहार किया था। अशोक की एक पत्नी जिसका नाम देवी था, उसका वर्णन महेंद्र और संघमित्रा की माता के रूप में मिलता है। जो इसकी एक पत्नी देवी है ना, उसका वर्णन महेंद्र और संघमित्रा है ना, जो लंका जाएंगे और उसके धर्म प्रचार बौद्ध के लिए, उसी में इनकी माता का नाम देवी वर्णन किया गया है। अशोक के अभिलेख में उनकी एक पत्नी करुमाकी और पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है। जो अशोक के अभिलेख है ना, उसमें उनकी पत्नी करुमाकी और पुत्र तीवर की चर्चा भी मिलती है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जो उपगुप्त है ना, जब कलिंग युद्ध के बाद जब भीषण नरसंहार होता है, यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और वो बौद्ध धर्म की शरण में जाता है। उपगुप्त होते हैं ना, वो इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म व्यक्तिगत ना था, यह ना कि राजकीय था। जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो स्वयं के लिए अपनाया था, ना कि राजकीय धर्म को बनाया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक है ना, ये 4 गुफाओं का निर्माण कराता है बराबर की पहाड़ियों में, ये आजीवक संप्रदाय के लिए। अशोक चलिए साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए साम्राज्य को 4 भागों में बांटकर राजकुमारों की नियुक्ति कर दी। जो अशोक ने साम्राज्य बढ़ गया था, इस टाइम इसने चारों तरफ नरसंहार करके बहुत सारा क्षेत्र अपने में शामिल कर लिया था, भीषण नरसंहार करके। और अब बड़ा साम्राज्य होने के कारण इसने राज्य को 4 भागों में बांट दिया और इसमें राजकुमारों की नियुक्ति कर दी। उत्तरी प्रांत तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दक्षिणी जो था स्वर्णगिरी कर्नाटक, ये रहा स्वर्णगिरी, ये दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। तक्षशिला उत्तरी प्रांत की, ये रहा तक्षशिला, ये उत्तरी प्रांत की राजधानी थी। पश्चिमी की उज्जैन, ये उज्जैनी, ये पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। और पूर्व की पाटलिपुत्र, ये रही पाटलिपुत्र,
ये पूर्व की राजधानी थी। ये आप देख सकते हैं ना, हेरात ये दिख रहा है ना, हेरात तक ये पहुंच चुकी थी सीमा। जो हेरात लिया था ना उससे, सेल्यूकस से चंद्रगुप्त ने, ये सीमाएं यहाँ तक ईरान तक ये पहुंच गई थी भारत की। अशोक की उपाधियां, प्रियदर्शी ये राजकीय नाम अभिलेखों में है। देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये युग की उपाधि थी उस टाइम। अशोक वर्धन, पुराणों में नाम इसका अशोक वर्धन है। अशोक, मस्की, गुर्जरा, उद्गोलम अभिलेखों के अनुसार इसका नाम ये है। मगध सम्राट, भ्रावु अभिलेख है ना शिलालेख, उसमें ये मगध सम्राट का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों की खोज सैफथेलर या टी फैंथलर ने की थी। इसे पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। कहीं कहीं आपको जेम्स प्रिंसेप का भी नाम मिलेगा, टी पैंथलर का भी मिलेगा और स्पेथेलर का भी मिलेगा। तो ये तीनों में से जो ऑप्शन आपको मिलता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। चलिए, इन अभिलेखों में जो ये अभिलेख है ना, इन अभिलेखों में 4 लिपियों का पता चलता है। जो ये अभिलेख जिसके मिले हैं ना, उसमें 4 लिपियां प्रयोग की गई हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनमें निम्न शामिल है, जो इसके अभिलेख हैं उसमें क्या क्या शामिल है। 14 बृहद शिलालेख है, इसमें इसके आदेश दिए गए हैं अशोक के, जो राजकीय आदेश है। 7 स्तंभ मिले हैं, उसमें अशोक के पर्सनल विचार हैं, देश के लिए उसके क्या विचार हैं। 7 लघु शिलालेख हैं, इसमें बौद्ध धर्म के बीच संबंध है, जो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति जो संबंध है ना, उसका वर्णन मिलता है। 14 बृहद शिलालेख, इनको देखते हैं पहले। जो 14 बृहद शिलालेख है ना, उसमें क्या क्या है। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और जौगढ़ से मिले हुए हैं। अहिंसा की चर्चा, पशु, जो पहला शिलालेख है उसमें क्या मिलता है, अहिंसा की चर्चा है। पशु बलि को गलत बताया गया है। पशु बलि है ना, वो पशुओं पर दया करने के लिए बोला गया है, पशु बलि को गलत बताया गया है। अहिंसा की चर्चा की गई। दूसरे शिलालेख में सभी जीवों की उचित चिकित्सा की चर्चा। दक्षिण के राज चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, लंका राज्य की चर्चा। ये आप देख सकते हैं, इसके पड़ोसी राज चोल, सत्यपुत्र या सतीपुत्र, केरल पुत्र, पांड्य और लंका, ये इसके दक्षिण के राज्यों की इसमें चर्चा मिलती है। तीसरा, धम्म प्रचार, अधिकारियों की चर्चा। जो धम्म है ना, बौद्ध धम्म, उसके प्रचार के लिए अधिकारियों की चर्चा मिलती है। चलिए, चौथा बृहद शिलालेख में देखते हैं। जो चौथा शिलालेख है ना, इसमें युद्ध के लिए धम्म घोष नीति की चर्चा। अब भेरी घोष, जो युद्ध घोष है ना, वो धम्म घोष में बदल गया। अब युद्ध घोष नहीं बजेगा, अब केवल धम्म घोष, धम्म का प्रचार होगा, बस यही चलेगा। भेरी घोष को बंद कर दिया गया। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। जो 5वां शिलालेख है ना, इसमें धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा है। इसमें जो छठा है, इसमें अधिकारियों को अशोक से कभी भी मिल सकने की चर्चा। जो इसके राजकीय अधिकारी है ना, उनको अशोक से किसी भी समय मिलने की छूट दी गई थी। ये छठा अभिलेख है। 7वें में इसमें सर्वधर्म सम्मान की बात की गई, सर्वधर्म समभाव की बात की गई है इसमें। जो इसीलिए आपको पीछे देखा था ना, अशोक का बौद्ध धर्म पर्सनल था, ना कि राजकीय धर्म था, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान बताया गया। जो 8वां है, इसमें अशोक की 2 धम्म यात्राओं का वर्णन है। पहली गया या बोध गया, राजा बनने के 10वें वर्ष इसने ये यात्रा की। दूसरी यात्रा लुम्बिनी की है, राजा बनने के 20वें वर्ष की है। जब ये 8 वर्ष बाद कलिंग पर भीषण नरसंहार करता है, उसके बाद ये बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। उसके बाद पहली यात्रा बोध गया करता है राजा बनने के 10वें वर्ष, और लास्ट में लुम्बिनी जाता है 20वें वर्ष राजा बनने के। ये आपको देख सकते हैं बृहद शिलालेख का एक नमूना। ये बृहद शिलालेख का एक नमूना है। इसमें 9वां है, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन है। शिष्टाचार किस प्रकार का होगा, सच्ची भेंट क्या होती है, इसका वर्णन मिलता है। 10वां है, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें व प्रजा से धम्म पालन का अनुरोध किया गया है। जो 10वां अभिलेख है ना, इसमें राजा और प्रजा के जो हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। राजा और जो उसके अधिकारी है ना, वो प्रजा का हित करेंगे, और जो प्रजा है ना, उससे धम्म पालन का अनुरोध किया गया है।
11वां है उसमें धम्म की व्याख्या है। 12वां है स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा, स्त्रियों के लिए कानून बनाने के लिए एक स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। सभी धर्मों के बीच सहयोग में वृद्धि, जो सभी धर्म आपस में वैरभाव न पालकर एक दूसरे का मुसीबत में सहयोग करें। 13वां है कलिंग युद्ध की चर्चा, इसमें दक्षिण के राजाओं चोल, चेर और पांड्य राज्यों की चर्चा। जो अभी ऊपर देखा ना दूसरा शिलालेख है उसमें राज्यों की चर्चा है, लेकिन जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा दक्षिण के राजाओं की चर्चा है। उसमें राज्य है, इसमें राजाओं की चर्चा है और 5 यूनानी राजाओं की भी साथ साथ चर्चा है। 14वां शिलालेख है अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की सलाह। ये अभिलेख साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए और इसमें लिपिकार है ना चापड़, उसकी भी चर्चा मिलती है। ये अशोक का धम्म और अशोक सम्राट के शिलालेख, ये रहा है बृहद शिलालेख। आगे हम स्तंभ तथा लघु शिलालेख को देखते हैं। 7 स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख है ना उसको देखते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख टोपरा जो दिल्ली में है, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली में पाए गए हैं। अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत, जो पहला स्तंभ लेख है उसमें अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत है। दूसरा है धम्म को न्यूनतम पापों और कई गुणों करुणा, उदारता, सच्चाई और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। जो धम्म है ना वो पापों से मुक्ति दिलाता है और कई उदारता है, सच्चाई, पवित्रता के बारे में वर्णन मिलता है। तीसरा है प्रजा में कठोरता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान और अन्य पापों के व्यवहार से बचने के उपदेश देना, ये प्रजा में दिया गया है। जो तीसरा स्तंभ लेख है। चौथा स्तंभ लेख है राजकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। जो राजा के कर्मचारी होंगे ना उनके लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी बताई गई हैं। जो धर्म का प्रसार करने के लिए हर 5 साल में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, ये सभी धर्म का प्रचार करेंगे। 5वां है उन जानवरों और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ खास दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए तथा उन जानवरों की एक और सूची जिन्हें हर अवसर पर नहीं मारा जाना चाहिए। इसमें अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन है। जो 5वां स्तंभ लेख है इसमें 25 कैदियों की रिहाई का वर्णन है, बहुत बार पूछा गया है। 6वां है इसमें धम्म नीति बताई गई है। 7वां है धम्म नीति के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य। वह कहता है कि सभी संप्रदाय आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धता दोनों चाहते हैं। यह शिलालेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ पर ही दिखाई देता है। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ है ना वहां पर दिखाई देता है। ये एक स्तंभ है, स्तंभ लेख, ये अशोक का स्तंभ लेख है। चलिए अब लघु अशोक का 7 लघु शिलालेख, इसमें कुछ शिलालेखों के बारे में वर्णन है। लघु शिलालेख सांची, सारनाथ, रोमनदेव, निगली सागर में पाए गए हैं। रोमनदेव अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक की लुम्बिनी यात्रा की चर्चा, भूमि कर में छूट की चर्चा, ये रोमनदेव अभिलेख में मिलता है। अगला निगली सागर अभिलेख, इसमें कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के दर्शन और आकार बढ़ाने की चर्चा, जो बौद्ध स्तूप है ना वो बड़ा करने का वर्णन इसी में निगली सागर में मिलता है। अगला सांची का संघ भेद अभिलेख, ये सांची में है संघ भेद अभिलेख। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को निष्कासन का वर्णन, जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में फूट डालेगा ना उसे बाहर कर दिया जाएगा। अगला है भ्राभु अभिलेख, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक बुद्ध संघ धम्म में आस्था प्रकट करते हैं। जो अशोक है ना वो बुद्ध संघ और धम्म जो त्रिपिटक है ना इनके उसमें आस्था प्रकट करते हैं तथा अपने आप को मगधाधिराज प्रियदर्शी राजा कहा। अपने आप को अशोक ने मगधाधिराज प्रियदर्शी राजा कहा। ये रहे आपके 7 लघु शिलालेख में एक इस तरीके के लघु शिलालेख होते थे। अन्य महत्वपूर्ण अशोक का 7वां अभिलेख भ्राभु अभिलेख जयपुर में सबसे लंबा अभिलेख है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख लगभग प्राप्त हो चुके हैं। कहीं कहीं आपको 33 या 34 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 40 भी देखने को मिलेंगे। अगला है राजसी स्तंभ शिलालेख टोपरा, रामपुरवा, निगली सागर, लौरिया, अराज, लौरिया,
नंदनगढ़, सारनाथ और मेरठ में पाए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तंभ शिलालेख हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक स्तंभ को टोपरा से और दूसरे को मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया। जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, इसने 2 स्तंभों को दिल्ली ले गया। चलिए, अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और कहाँ गए इसके बारे में देखते हैं। पहले महेंद्र और संघमित्रा, जो इसके लड़का और लड़की थे, मतलब पुत्र और पुत्री थे, इनको श्रीलंका और लक्षद्वीप में भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला है मध्यतिका, इसको भेजा गया कश्मीर और गांधार में। अगले थेर महादेव, इनको महिषमंडल, वर्तमान में मैसूर जो है ना, वहाँ भेजा गया। अगले थेरा रखता, इनको भेजा गया बनारसी, उत्तरी कनाड़ा और दक्षिण भारत का जो एरिया है ना, वहाँ पे इनको भेजा गया। अगला है योना धम्मा रक्तिया, इसको भेजा गया है अपरांतक, वर्तमान उत्तरी गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और सिंध का जो एरिया है ना, वहाँ पर इनको भेजा गया। अगले महाधम्मा रक्तिका, इनको महाराथा, वर्तमान में महाराष्ट्र, यहाँ पर भेजा गया। अगले हैं महारक्तिका, इनको भेजा गया योन या ग्रीस जिसे कह सकते हैं। अगला है मध्यम, इनको हिमावंत या हिमालय क्षेत्र में भेजा गया। अगले हैं सोना और उत्तरा, इनको स्वर्णभूमि, वर्तमान में दक्षिण म्यांमार और थाईलैंड में। ये अशोक द्वारा धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए थे विभिन्न स्थानों पर। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन समाज, राजनीति आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।